हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सिविल डिसोबीडियंस की लिमिटेशन में अनटचेबल्स या डिप्रेस्ड सेक्शन और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की इम्पोर्टेंट जो भूमिका थी उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में मुस्लिम किस प्रकार से सक्रिय रहे या किस प्रकार से उनका रोल रहा, क्या रोल रहा, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मुस्लिम की रोल को डिस्कस करने से पहले या समझने के लिए हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे चलना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट बोला जाता था। अब आप सभी को पता है खिलाफत आंदोलन क्यों बोला जाता था इसको, क्योंकि टर्की के खलीफा से इसको जोड़ा गया था। लेकिन हुआ क्या, गांधी जी ने 1922 फरवरी 1922 में इसको कॉल ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ करने में मुस्लिमों की किसी प्रकार से कोई भूमिका नहीं थी। यही कारण था कि तभी से यानी 1922 के बाद में मुस्लिम जो थे उन्होंने अपने आप को कैसा महसूस किया, एलिनेटेड, यानी वो अपने आप को अलग महसूस करते। इसमें एक चीज़ और काम की कि 1922 में तो उनके इंटरेस्ट सर्व नहीं हुए। दूसरी बात, 1920s के बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इंक्लिनेशन था या उनका जो झुकाव था वो हो गया हिंदूवादी पार्टियों की तरफ, हिंदूज जो पार्टी थी उनकी तरफ। हिंदूज उस समय एक बहुत बड़ी संस्था का गठन हो चुका था, हिंदू महासभा। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि हिंदू रिलीजियस जो पार्टी थी वो और मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो एक दूसरे के खिलाफ प्रोसेसन या डेमोनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। इन दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। तो रिजल्ट क्या होगा, रिलेशन जो है दोनों कम्युनिटी के बीच में वो बिगड़ गए। रिलेशन जब इनके खराब हो गए तो होगा क्या कि कहीं ना कहीं मुस्लिम जो थे वो अपने आप को इनसे दूर फील करना शुरू कर दिया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं रिजल्ट क्या होगा, ये उसको लेकर कैसे आएंगे, रिलेक्टेंट। इनकी टेंडेंसी कैसी हो जाएगी, रिलेक्टेंट। तो इन्होंने अपने आप को उससे दूर समझा। कई सिटीज़ में उस समय देखा गया था 1920s में कई जो मेजर सिटीज़ थी वहाँ कन्फ्लिक्ट भी हुआ इनके बीच में। एक जो दोनों कम्युनिटी थी इनके बीच में हिंदू मुस्लिम राइट्स और आप ये बोलो कन्फ्लिक्ट भी बहुत देखने को मिला। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि जो हिंदू मुस्लिम एकता थी उसमें कहीं ना कहीं इस दौरान दरार देखने को मिली। उस समय इन दोनों के बीच में एक खाई देखने को मिली। चलो ये तो हमने ग्राउंड डिस्कस किया। अब हुआ क्या, 1927 में हालांकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसको रिप्रेजेंट करती थी, मुस्लिम इंटरेस्ट को। तो मुस्लिम लीग और इनमें क्या हुआ, रीनेगोशिएट किया गया, एफर्ट्स किए गए कुछ रीनेगोशिएट, क्योंकि सारे बड़े लीडर ये जानते थे कि ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच में जो रिलेशन खराब हुए हैं इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा किसको होगा, थर्ड पार्टी यहाँ कौन है, अंग्रेज। तो इन सबको ये चीज़ें फील हुआ करती थी। मुस्लिमों की तरफ से उस समय एक लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये उस समय मुस्लिमों के इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे। ये उस समय सक्रिय थे, उस समय एक्टिव रोल इनने अदा किया था। उस समय इन दोनों के बीच में मेजर जो कन्फ्लिक्ट था या आप ये बोलो जो मेजर डिफरेंसेस थी वो था
क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हर जगह क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल रहा था। आपको दलित के साथ भी यही प्रॉब्लम देखने को मिली, क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इन दोनों में नेगोशिएशन हुआ, दोबारा से नेगोशिएशन किया गया। तो मुस्लिम लीग के जो लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इनकी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की इनकी डिमांड थी। यही डिमांड आपको देखने की मिली थी किसके साथ, दलित और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच भी। और यही जो रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन था, यानी दोनों में सेम जो क्वेश्चन था वो प्रिवेल कर रहा था। मोहम्मद अली जिन्ना का मानना था यदि मुस्लिम रिजर्व सीट रखेंगे या इनके पास रिजर्व सीटें होंगी, कहाँ, सेंट्रल असेंबली में, तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ये अपने जो इंटरेस्ट है या अपने जो राइट्स हैं उनको अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं या इनका अच्छे से रिप्रेजेंटेशन बना रहेगा। ऐसा किनका मानना था, मोहम्मद अली जिन्ना का। और आपको पता है कि गांधी जी हमेशा सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में के खिलाफ रहते थे। रिजर्वेशन आप कर सकते हैं, रिजर्वेशन का प्रोविज़न, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो तो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम हो या हिंदुओं के बीच में भी यदि इंट्रा हिंदू जो कम्युनिटी है उनके बीच भी खाई पैदा कर देता है। इसके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना का एक कंसर्न और था कि जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र उस समय पंजाब बहुत बड़ा था, आज का पूरा पाकिस्तान, और पंजाब, सिंध पंजाब का जो एरिया है, और बंगाल, इस एरिया में इनको रिप्रेजेंटेशन कैसा चाहिए था, इनको रिप्रेजेंटेशन चाहिए था पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। ये इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको सिविक्स में भी काम देगा ये, तो इसको इधर डिस्कस कर लेता हूँ। तो प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। देखो इसमें क्या होता है, ये आज भी हमारे कंट्री में प्रिवेल करता है। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है तो प्रोपोर्शन टू रिप्रेजेंटेशन के आधार पर ही क्या होता है, इलेक्शन होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इलेक्शन की प्रणाली है। इसमें क्या होता है, जैसे मानो ये एक पूरा कंट्री है, इस पूरे कंट्री में 10 लोग अलग सेक्ट के हैं, अलग कम्युनिटी के हैं, 50 लोग अलग कम्युनिटी के हैं, फिर 10 लोग अलग कम्युनिटी के हैं, और बचे हुए अलग कम्युनिटी के। आप ये मान सकते हैं 10, 50 या 20, मान लो 70, 10, 80 और 20। अब जो आज का इलेक्शन का फॉर्मूला है उसमें क्या होता है कि ये सारे मिलकर भी इनको नहीं हरा पाएंगे। क्यों, जैसे इनका कैंडिडेट अलग होगा, ये अलग को फेवर करेंगे, ये अलग को फेवर करेंगे, ये अलग को फेवर करेंगे, और ये अलग को फेवर करेंगे। मानो यदि इनमें से 30% वोट लेकर कोई कैंडिडेट जीत जाता है, और इसका मानो 15 हो गए, 10 इधर से लिया, कुछ इधर से लिया, कुछ इधर से लिया, इसका 20 हो गया मानो, और इसका 15 हो गया, ऐसे मानो। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ मैं, इसमें कुछ वेरी भी कर सकते हैं ना डाटा में। तो विजय कौन होगा या जीत किसकी होगी, इस वाले की, क्योंकि भले ही ये 30% ले, लेकिन ये मोर देन जो सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिले वो इसको मिले, तो ये विजय होगा। तो ये कंसेप्ट है जनरल प्रेजेंटेशन का। अब प्रपोर्शन क्या होता है, प्रपोर्शन में ये फिक्स कर दिया जाता है कि 10% इस कम्युनिटी के लोग हैं तो 10% सीटें इसके लिए रिजर्व होंगी, 20% इसके लिए होंगी और 20 इसके लिए होंगी। तो इसमें सभी कम्युनिटियों को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। ये एक कंसर्न था उस समय दलितों में भी और आपके मुस्लिम्स में भी। हालांकि इसको एड्रेस करने की कोशिश की गई थी 1927 और 28 में, लेकिन हुआ क्या, उसी समय हिंदू महासभा के एक रेडिकल बोलो या बिल्कुल कट्टर जो हिंदूवादी
नेता थे, उनका नाम था एम.आर. जैकर। इन्होंने अपोज किया, इन्होंने ही अपोज्ड, उन्होंने बहुत स्ट्रांगली अपोज किया कि किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नहीं चाहते। और ये लीडर कहाँ के थे? हिंदू महासभा के। तो ये रहा यहाँ तक। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, हम इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, उस समय मुस्लिम और आपकी जो दलित या डिप्रेस्ड कम्युनिटी थी, उनका रोल जो था वो सस्पिशियस था। कैसा था? सस्पिशियस। कारण क्या था? एलिनेशन, यानी ये एक दूसरी जो कम्युनिटी है, ये एक दूसरे से क्या समझते थे? अपने आप को एलिनेटेड समझते थे कांग्रेस से। तो लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम जो था, उसने यूनाइटेड जो स्ट्रगल था उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। लार्ज सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शन हर जगह था। एक्सेप्शन तो हमें दलित में भी देखने को मिला था। तो ये था इनका ग्राउंड। अब इनका रोल जो था वो सस्पिशियस क्यों था? क्योंकि कुछ मुस्लिम लीडर थे, उन्होंने अपने कंसर्न जाहिर किए कि जिस हिसाब की आज मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन या रिप्रेजेंटेशन है आज की सोसाइटी में, उससे जो मुस्लिम स्टेटस है, मुस्लिम स्टेटस कैसा था उनका? माइनॉरिटी का, क्योंकि वो माइनॉरिटी में थे। माइनॉरिटी उनका जो स्टेटस था, उसको लेकर उन्होंने, जो मुस्लिम लीडर या इंटेलेक्चुअल जो थे, जो समझदार वर्ग जो था, उन्होंने अपने कंसर्न जाहिर किया। उनको डर था कि जिस तरह का ट्रेंड आज चल रहा है उससे मुस्लिम कल्चर, क्योंकि मुस्लिमों का कल्चर अलग था और उनकी आइडेंटिटी कहीं ना कहीं खतरे में है। कहीं ना कहीं क्या हो सकती है? सबमर्ज कर सकती है। आइडेंटिटी सबमर्ज्ड अंडर डोमिनेशन ऑफ हिंदू मेजॉरिटी, क्योंकि हिंदू उस समय मेजॉरिटी में थे। हालांकि इंडिया में आज भी हिंदू मेजॉरिटी में है और ये आइडेंटिटी और माइनॉरिटी का जो कल्चर है वो अभी भी चलता रहता है। सभी मुस्लिम लीडर्स के ये कंसर्न रहते हैं। तो उस समय जो व्यवस्था थी, क्या आज उसमें सुधार हो पाया है? ये सोचने का विषय है। आप जरा इस पर गौर कीजिएगा कि ऐसा कुछ हुआ है या आज भी उसी तरह अलग अलग कम्युनिटी के लोग अपने अधिकारों को लेकर उसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं। ये चीज़ें सीखने की थी। तो हमने लिमिटेशन के 2 पर्सपेक्ट या एस्पेक्ट हमने डिस्कस किए। अब अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे, जैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, यानी ऐसी कौन कौन सी चीज़ें उस समय रची गई, पोट्री हो, नोवेल्स हो या छोटे मोटे ड्रामा हो, जिन्होंने अलग अलग लिखा, जिनको देखकर लोगों में एक स्पिरिट आती थी, एक देश प्रेम की जो भावना थी वो जनरेट होती थी। तो इसको हम अलग डिस्कशन में रखेंगे, हो सकता है उसको भी 2 पार्ट में डिस्कस करें। तो आज हमने हमारा ये जो टॉपिक था, द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, वो पूरा किया। थैंक यू वेरी मच।